love you, अविनाश. I love you. मैं जानता था तुम जरूर आओगी प्रीति. नमस्कार और स्वागत है। आज हम एक ऐसे फिल्म की परतों को खोलने वाले हैं जो साल 2000 में आई थी और एक बहुत गहरी छाप छोड़ गई। हमारा दिल आपके पास है। ऊपर से देखें तो ये अनिल कपूर और ऐश्वर्या राय की एक लव स्टोरी लगती है, पर असल में ये फिल्म ये सिर्फ एक प्रेम कहानी से कहीं ज्यादा है। बिल्कुल। ये उस दौर के समाज के दोहरे चरित्र, एक महिला के आत्मसम्मान और न्याय की लड़ाई पर एक बहुत पावरफुल कमेंट्री है। बिल्कुल। और आज की हमारी बातचीत सिर्फ फिल्म की कहानी दोहराने के लिए नहीं है। हमारे पास जो जानकारी है वो हमें कहानी के इमोशनल कोर तक ले जाती है। अच्छा। हमारा मिशन ये है कि हम इस कहानी को साल 2000 के कॉन्टेक्स्ट में रखकर देखें। मतलब क्या ये फिल्म वाकई अपने समय से आगे थी? हाँ, ये एक बड़ा सवाल है। या फिर ये कुछ बहुत जरूरी सवालों को उठाते उठाते उसी दौर के सिनेमैटिक ट्रॉप्स में क्या कहते हैं फंसकर रह गई? चलिए इसी की पड़ताल करते हैं। ओके, तो चलिए इसे समझते हैं। कहानी की शुरुआत होती है प्रीति व्यास से, जिसे ऐश्वर्या राय ने निभाया है। एक बिल्कुल आम लड़की जिसकी शादी की तैयारियां चल रही हैं, सपने हैं, लेकिन वो एक ऐसी हिम्मत दिखाती है जो आम नहीं है। सही बात है। वो एक ताकतवर अपराधी के खिलाफ कोर्ट में गवाही दे देती है। एक पल के लिए लगता है कि चलो यहाँ न्याय की जीत हुई है। लगता तो है, पर असल में यहीं से उसकी असली परीक्षा शुरू होती है, क्योंकि फिल्म का फोकस अपराधी को मिली सजा पर नहीं है, बल्कि उस गवाही देने की कीमत पर है जो प्रीति को चुकानी पड़ती है। बदला लेने के लिए अपराधी का भाई प्रीति का बलात्कार करता है, और ये घटना यही फिल्म का मेन कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट बन जाती है। बिल्कुल। यहीं से कहानी एक पर्सनल ट्रेजेडी से निकलकर एक सोशल कमेंट्री में बदल जाती है। और ये कमेंट्री बहुत क्रूर है, क्योंकि अपराध के बाद जो होता है वो शायद उस अपराध से भी ज्यादा दर्दनाक है, कहीं ज्यादा। किला छोड़ देता है। एक ही झटके में प्रीति का पूरा सपोर्ट सिस्टम बिखर जाता है, उसका परिवार, उसका होने वाला पति, सब। ये जो विक्टिम ब्लेमिंग का कॉन्सेप्ट है, फिल्म इसे कितनी प्रभावी ढंग से दिखाती है। देखिए, ये फिल्म का सबसे मजबूत और शायद सबसे परेशान करने वाला हिस्सा है। फिल्म सीधी उंगली उठाती है उस मानसिकता पर। किस मानसिकता पर? जहां लोग अपराधी से सवाल करने के बजाय पीड़ित से ही सवाल करने लगते हैं। जैसे वो रात में बाहर क्यों थी, या लड़की की ही कोई गलती होगी। हाँ, ये डायलॉग्स आज भी सुनने को मिल जाते हैं। और साल 2000 के दौर में मेन स्ट्रीम सिनेमा के लिए ये एक बहुत बोल्ड मूव था, जहां ज्यादातर फिल्मों में ऐसे मुद्दे को या तो छुपा दिया जाता था या बहुत सेंसेशनली दिखाया जाता था। सही। वहीं ये फिल्म समाज के इस पाखंड को सेंटर स्टेज पर ले आई, यहाँ तक कि उसका अपना पिता मतलब समाज के डर से उसे अपनाने से इनकार कर देता है। एक सोर्स की ये लाइन बहुत चुभती है, जिस बेटी को उसने पैदा किया आज उसी बेटी को अपनाने से डरता है। ये सिर्फ एक डायलॉग नहीं है, ये उस खोखले सम्मान की हकीकत है जिसके लिए लोग अपने रिश्तों को भी कुर्बान कर देते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ पर हमें सतीश कौशिक के निर्देशन पर भी बात करनी होगी। इस पूरे सीक्वेंस में मेलोड्रामा बहुत ज्यादा है। अच्छा। रोना धोना, बैकग्राउंड में गरजते बादल, ये उस दौर के सिनेमा का एक टिपिकल स्टाइल था। तो सवाल ये उठता है कि क्या ये मेलोड्रामा फिल्म के संदेश को मजबूत करता है या उसे कमजोर कर देता है? हाँ, या उसे कहीं ना कहीं कमजोर कर देता है। क्या ये दर्शकों की भावनाओं को जगाता है या उन्हें बस एक फिल्मी ड्रामा देखने का एहसास कराता है? इंटरेस्टिंग पॉइंट। शायद ये दोनों काम करता है। एक तरफ तो ये उस दर्द को और बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है, लेकिन दूसरी तरफ आज के नजरिए से देखने पे थोड़ा ओवर द टॉप लगता है। हाँ बिल्कुल। खैर, इसी बेसहारा हालत में एंट्री होती है अविनाश की, यानी अनिल कपूर की। वो प्रीति को अपने घर में पनाह देता है। और अविनाश का किरदार सिर्फ एक अमीर नेक दिल इंसान नहीं है, वो पहले से ही सामाजिक नियमों को चुनौती दे रहा है। वो अपने पिता के इलेजिटिमेट बच्चों की परवरिश अकेले कर रहा है। एग्जैक्टली। और ये डिटेल बहुत जरूरी है। ये अविनाश को एक टिपिकल हीरो से अलग करती है। एक दिलचस्प बात यह है कि 2000 के दशक में जहां ज्यादातर हीरो एंग्री यंग मैन की छवि में थे या फिर लवर बॉय थे, हाँ, या लवर बॉय थे, वहीं अविनाश का किरदार मर्दानगी को दोबारा परिभाषित करता है। उसकी ताकत गुस्सा या हिंसा नहीं है, बल्कि चुपचाप बिना किसी दिखावे के सही के साथ खड़े रहने की हिम्मत है। उसका वो डायलॉग तो फिल्म का सार है। कौन सा? गलती तुम्हारी नहीं है, गलती उस सोच की है जो औरत को हर बार दोषी बना देती है। बिल्कुल, ये पूरी फिल्म का सार है। पर यहीं एक बड़ा सवाल भी खड़ा होता है। अविनाश एक आदर्शवादी हीरो तो है, पर क्या वो यथार्थवादी है? मतलब 2000 के भारत में एक अमीर बिजनेस परिवार का लड़का क्या सच में इतनी आसानी से अपने परिवार और समाज के खिलाफ जा सकता था, या ये सिर्फ एक सिनेमाई कल्पना है जो हमें अच्छा महसूस कराती है? यही इस फिल्म का पैराडॉक्स है। एक तरफ ये समाज की कड़वी सच्चाई दिखाती है, तो दूसरी
दूसरी तरफ उसका समाधान एक आइडियल मैन के रूप में पेश करती है। लेकिन यहाँ एक और एंगल है, क्या प्रीति को अपनी लड़ाई लड़ने के लिए हमेशा एक पुरुष के सहारे की जरूरत थी? अच्छा पॉइंट है। फिल्म में प्रीति एक साहसी लड़की है, वो गवाही देती है, वो अविनाश का एहसान लेने से मना करती है, लेकिन अंत में उसे सामाजिक स्वीकृति तभी मिलती है जब अविनाश उसे अपनाता है। तो ये अपने समय की सीमाओं में बन जाती है। हाँ, यहीं पर ये फिल्म अपने समय की सीमाओं में बंध जाती है। ये मेल सेवियर ट्रोप है जहाँ महिला का सम्मान बचाने के लिए एक पुरुष का आना जरूरी हो जाता है। बिल्कुल। और उनके रिश्ते की कॉम्प्लेक्सिटी भी देखने लायक है। वो दोस्त की तरह एक छत के नीचे रहते हैं, लेकिन समाज को ये भी बर्दाश्त नहीं। लोगों के ताने सुनकर अविनाश प्रीति को शादी के लिए प्रपोज करता है ताकि उसे इज्जत मिल सके, लेकिन प्रीति मना कर देती है। क्यों? उसे ये शादी दया या एहसान लगती है और वो अपना आत्मसम्मान खोना नहीं चाहती। ये उसके कैरेक्टर आर्क का एक बहुत मजबूत पॉइंट है। और इस पूरी इमोशनल जर्नी को नदीम श्रवण का संगीत बहुत सपोर्ट करता है। ओहो, बिल्कुल। फिल्म के गाने सिर्फ फिलर नहीं है। हमारा दिल आपके पास है का टाइटल ट्रैक उनके रिश्ते की पवित्रता और दर्द को बयां करता है, तो शुक्रिया शुक्रिया जैसे गाने उनके बीच पनप रहे प्यार को दिखाते हैं। हाँ, उस दौर में म्यूजिक फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाने का एक बहुत बड़ा टूल होता था, और इस फिल्म में ये बखूबी किया गया है। कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब अविनाश की दोस्त खुशी मतलब सोनाली बेंद्रे की एंट्री होती है। एक क्लासिक परफेक्ट गर्ल का किरदार। हाँ, सुंदर, अमीर, इज्जतदार और अविनाश के माता पिता की पहली पसंद। ये एक टिपिकल लव ट्रायंगल सेटअप है। हाँ, ये एक सिनेमैटिक डिवाइस है कहानी में कॉन्फ्लिक्ट बढ़ाने के लिए। खुशी का किरदार समाज की उसी सोच को रिप्रेजेंट करता है जिससे अविनाश लड़ रहा है। कैसे? समाज के लिए खुशी साफ सुथरी है और प्रीति दागदार। अविनाश के माता पिता का खुशी को बहू बनाने पर जोर देना ये दिखाता है कि अच्छे और प्रोग्रेसिव लोग भी लोग क्या कहेंगे के दबाव में कैसे झुक जाते हैं। और प्रीति एक बार फिर टूटने लगती है। उसे लगता है कि वो अविनाश की जिंदगी में एक बोझ है। वो खुद को उसकी खुशियों के रास्ते से हटाने का फैसला करती है। अविनाश की माँ का प्रीति से ये कहना कि मेरे बेटे की जिंदगी से चली जाओ, वो बहुत ही पावरफुल और हार्ट ब्रेकिंग मोमेंट था। हाँ, ये दिखाता है कि एक माँ अपने बेटे की खुशी के लिए कितनी आसानी से एक दूसरी औरत के दर्द को नजरअंदाज कर सकती है। और प्रीति का ये त्याग, ये बलिदान भी उसी दौर के सिनेमा का हिस्सा है जहां नायिका की महानता अक्सर खुद को कुर्बान करने में ही दिखाई जाती थी। ऐश्वर्या राय ने इस किरदार के दर्द को बहुत खूबसूरती से निभाया है। इसमें कोई शक नहीं। उनकी आंखों में वो बेबसी और फिर आत्मसम्मान के लिए लड़ने की जिद दोनों दिखती है। बिल्कुल। फिल्म का क्लाइमैक्स तब आता है जब अविनाश को पूरी सच्चाई पता चलती है और वो अपनी सगाई तोड़ देता है। हाँ, अपनी सगाई तोड़कर अपने परिवार और पूरे समाज के सामने प्रीति का हाथ थामता है। वो ये ऐलान करता है कि प्रीति का अतीत उसका चरित्र तय नहीं कर सकता और उसका सम्मान किसी घटना का मोहताज नहीं है। सही। और ये क्लाइमैक्स जितना संतोषजनक है उतना ही सवाल भी खड़े करता है। खुशी जो पूरी फिल्म में अविनाश से प्यार करती है, वो बहुत आसानी से पीछे हट जाती है। हाँ, विलन को सजा मिल जाती है, परिवार मान जाता है, सब कुछ बहुत नीटली रैप्ड अप हो जाता है। ये एक क्लासिक कमर्शियल सिनेमा का अंत है जो दर्शकों को एक हैप्पी एंडिंग देना चाहता है। बिल्कुल। असल जिंदगी में क्या चीजें इतनी आसानी से सुलझती हैं? शायद नहीं। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो हमारा दिल आपके पास है कि कई टेक अवे हैं। पहला तो ये कि इसने विक्टिम ब्लेमिंग जैसे गंभीर मुद्दे को मेन स्ट्रीम सिनेमा में जगा दी, जो उस समय के हिसाब से बहुत बड़ी बात थी। और इसने मर्दानगी की एक नई, ज्यादा संवेदनशील परिभाषा पेश करने की कोशिश की। लेकिन साथ ही ये फिल्म अपने समय के बंधनों से पूरी तरह आजाद नहीं हो पाई। मेल सेवियर कॉम्प्लेक्स और एक आदर्शवादी फिल्मी अंत इसे एक हार्ड हिटिंग सोशल ड्रामा बनने से थोड़ा रोक लेते हैं। बिल्कुल, ये एक कमर्शियल फिल्म थी जिसका दिल सही जगह पर था, लेकिन उसके तरीके थोड़े पुराने थे। सही कहा। और यहीं से हमारे श्रोताओं के लिए एक सोचने वाली बात निकलती है। हाँ, एक सवाल जो आज भी उतना ही रेलेवेंट है। ये फिल्म साल 2000 में आई थी। तब इसका समाधान ये था कि एक अच्छा आदमी समाज से लड़कर एक महिला को अपनाता है और उसे इज्जत वापस दिलाता है। आज 2 दशक से ज्यादा समय बीत चुका है। अगर आज 2024 में ये फिल्म बनती तो क्या प्रीति को अपना सम्मान वापस पाने के लिए अविनाश जैसे किसी सहारे की जरूरत पड़ती? या क्या कहानी का फोकस प्रीति की अपनी लड़ाई पर होता, जहां वो समाज को उसे वैसे ही एक्सेप्ट करने पर मजबूर करती जैसी वो है, बिना किसी पुरुष की मोहर के?